Hello guys and girls, I hope you guys are doing awesome as always and staying healthy. बेटा बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलके, आप सबको जब मीटिंग में लाइव देखता हूँ, आप सबके साथ बात करता हूँ, आप सबकी आवाज सुनता हूँ, आप सबसे डाउट्स लेता हूँ और आंसर करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी ये सब्जेक्ट उतना ही अच्छा लग रहा है। बायोलॉजी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चों का सब्जेक्ट है ये और बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस के साथ आने वाला सब्जेक्ट है ये। सो बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं ताकि आप अगले कुछ मिनट्स की एनर्जी आ जाए आप सबके पास। क्वाइट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड्स, ये कहा था हमारे दुनिया के सबसे क्वाइट साइंटिस्ट ने। हमारी जिंदा रहते ही ये साइंटिस्ट जिंदा थे एंड वन ऑफ द हाईएस्ट आईक्यू बियरर्स ऑफ द वर्ल्ड थे। हिज नेम वाज स्टीफन हॉकिंस। By his qualification, he was a physicist, but trust me, he is one of my personal inspiration when it comes to the exploration of science. He was a visionary, he was a great man, and trust me, he couldn't even walk, he couldn't even talk, कुछ भी नहीं कर सकते थे. He was dependent on to a chair which used to read his mind and used to translate his thoughts into words, and that is how he used to communicate. Right? He was suffering from a terminal ailment and few years back he just passed. लेकिन उनके शब्द हमेशा इस दुनिया में रहेंगे. A few of them are in front of you and trust me बेटा, silence में काम करोगे तो आपकी success शोर मचाएगी. ठीक है? I'll always want कि मेरे बच्चों की success शोर मचाती रहे, पूरी दुनिया में धमाल मचाते रहे. और चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे आज का लेक्चर शुरू करते हैं. So guys, in the previous lecture we were studying about the nephron. हम सब ने एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम भी ड्रॉ किया. आई होप सबकी नोटबुक्स में बहुत अच्छे से वो डायग्राम ड्रॉ हो चुका होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा नेफ्रॉन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है. बेटा जो डायग्राम मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो ऑथेंटिक डायग्राम है. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेरी गुड रेफरेंस बुक्स ऑफ इवन द सीनियर क्लासेस +1 और +2 के मेडिकल की बुक से वो डायग्राम आपको सोर्स किया गया है. तो ऐसे केस में जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम होगा वो काफी हद तक आर्टिस्टिक सा लग सकता है. उसके अंदर बेटा कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ बेसिक फ्लॉज होते हैं कुछ डायग्राम्स के अंदर जो कि बुक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे माइट बी गुड फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस. ठीक है, वो एक सिंप्लीफाइड वे से ड्रॉ किए जाते हैं जिससे प्रोसेस को अच्छे से समझा जा सके, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते. अब उस प्रोसेस को इसलिए समझाने के लिए आपको एक लीनियर डायग्राम भी दे दिया था जिसके अंदर आपको नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मैंने लेबल भी करवा दी थी और एक एक करके हम पढ़ेंगे भी कि कौन से पार्ट का क्या रोल होता है. उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन को स्टडी किया विच वाज द मैल्पीजियन कैप्सूल. मैल्पीजियन कैप्सूल बेसिकली डील करता था विद द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें होती थी फिल्ट्रेशन एट अ वेरी हाई प्रेशर इनसाइड द नेफ्रॉन. ओके, अब उसके अंदर क्या था कि भैया कुछ ब्लड कैपिलरीज थी, बंच ऑफ कैपिलरीज थी जो कि बोमन्स कैप्सूल वो सी शेप स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट थी और उसके अंदर ड्यू टू हाई प्रेशर एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड ऊज आउट हो जाता है, जिसके अंदर से फिर काम की चीजें वापस खींचनी है. इवेंचुअली द रेस्ट ओवर विल बी द यूरिन. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको कहा जाता है पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैज 3 डिफरेंट वर्ड्स विद 3 डिफरेंट मीनिंग्स ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सेम पार्ट. अब सबसे पहले अगर देखें तो ट्यूब्यूल का मतलब होता है एक नैरो ट्यूब. ठीक है, इट इज अ नैरो ट्यूब. ट्यूब्यूल का मतलब होता है नैरो ट्यूब. इसके अलावा कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है हाईली कॉइल्ड. ठीक है, जलेबी की तरह घुमा हुआ. और इसके अलावा प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में या फिर इन दी प्रॉक्सिमिटी या फिर हम कह सकते हैं इन दी क्लोजनेस और नियरनेस टू समथिंग. ओके, सो ऐसे केस में इसके 3 मतलब इस वर्ड के अंदर 3 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये जस्टिफाइड है. ट्यूब्यूल है, इट इज वेरी नैरो. इट इज प्रॉक्सिमल टू द मैल्पीजियन कैप्सूल. मैल्पीजियन कैप्सूल से ठीक अगला ही पार्ट जो है वो पीसीटी है एंड इट इज आल्सो हाईली कॉन्वोल्यूटेड. ठीक है, अब पीसीटी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है बेटा, अब
पीसीटी फेमस क्यों है? इट डज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। नाउ व्हाट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन? जो कि मैंने अभी आपको कहा कि भैया नॉर्मली जो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट बनाते हैं, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा था, राइट? अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके अंदर काफी सारे काम की चीजें भी होती हैं, वो भी फिल्टर होकर बाहर आ जाती हैं। तो उन काम की चीजों को वापस ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब करने के प्रोसेस को हम ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। सो व्हाट इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन? इट इज द प्रोसेस बाय विच blood capillaries surrounding PCT reabsorb the useful components of the glomerular filtrate। ठीक है बेटा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बहुत बड़े फ्रैक्शन को जो कि काम का होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, नाउ दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। दिस टेक्स प्लेस with the help of diffusion। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड हो, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड द एल्वेओलाई हो, चाहे वो वेस्ट रिमूवल का प्रोसेस हो, या फिर काम की चीजों को वापस खींचने का प्रोसेस हो, सब कुछ हर एक चीज के अंदर, हर एक बॉडी का ऑर्गन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में डिफ्यूजन जरूर होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वाइटल प्रोसेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। डिफ्यूजन क्या होता है? वी ऑल मस्ट नो डिफ्यूजन क्या होता है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अभी जो काम की चीजें हैं वो ज्यादा पीसीटी के अंदर प्रेजेंट है, इसके आसपास की ब्लड कैपिलरीज अभी डिवॉइड है उन काम की चीजों से। सो वो सारी की सारी जो यूजफुल कंपोनेंट्स होंगे, ऑल ऑफ दोस यूजफुल कंपोनेंट्स विल बी मूविंग आउट ऑफ द पीसीटी। ठीक है, एंड गोइंग इनटू द नियरबाय ब्लड वेसल्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब अगर हम पीसीटी की बात करें तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन 95% तक पीसीटी के अंदर ही होती है। ठीक है, a major fraction of tubular reabsorption, a major fraction of tubular reabsorption takes place in the PCT। ठीक है, अब अगर एडवांस बुक्स की माने तो करीब करीब 90 से 95% तक जो काम की चीजें होती हैं वो सारी की सारी वापस ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं 90 से 95% कितनी ज्यादा हाई एफिशिएंसी है इस चीज की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स, जो जो काम का था वो सब कुछ यहीं पे ऑलमोस्ट ब्लड में वापस जा चुका है बिना प्रॉब्लम के। ठीक है बेटा, सो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहां होती है, पीसीटी में होती है। पीसीटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये 90 से 95% जो काम की चीजें हैं उनको वापस खींच लेता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ताकि वो बॉडी से बाहर ना चली जाए और उनका लॉस ना हो जाए बेटा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर और ज्यादा कुछ भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप +1 क्लास में भी चले जाओगे ना, आप में से कुछ लोग जो मेडिकल स्टडी करेंगे उनको फिर से इस चैप्टर को एक बार पढ़ना पड़ेगा एट अ वेरी डिसेंट लेवल। नॉर्मली +1 के अंदर यही सब चैप्टर्स होते हैं, यही कुछ टॉपिक्स होते हैं, वहां पर थोड़ा सा डिटेल और बढ़ जाता है। लेकिन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मच, अगर आप इतना भी समझ पा रहे हैं तो समझो यू आर एप्ट फॉर स्टडीइंग बायोलॉजी इन +1 ऑल्सो, क्योंकि +1 में भी इससे ज्यादा कोई बड़ा जंप नहीं है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे लेवल पे बायो में प्रिपेयर किया जा रहा है बेटा। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड एट ऑसम स्टैंडर्ड्स। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो करें और बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो बायो का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते लाइफ में।
कोई भी नीट का एग्जाम आपको रोक नहीं पाएगा आपकी मंजिल से पहुंचने तक, ठीक है। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि मेरे हिसाब से तीसरा कंपोनेंट है। इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनल, ठीक है। काफी लोग इसको लूप ऑफ हेनली भी कहते हैं, काफी लोग इसको लूप ऑफ हेनल भी बोलते हैं। इट इज परफेक्टली फाइन, आप जैसे भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में व्हेन इट कम्स टू लूप ऑफ हेनल, तो ऐसे केस में इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब which help in the volume reduction of urine, in the volume reduction of urine, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली हम अगर माने, ठीक है, हम वैसे में अगर देखा जाए तो एक किडनी, ठीक है, एक किडनी अप्रोक्सीमेटली 800 से लेके 1000 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेशन एक दिन में करती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, शरीर में खून तो वही 5-5.5 लीटर है, लेकिन वो बार बार घूमता घूमता किडनी में से पास होता रहता है। तो किडनी के लिए तो बेटा कुछ ऐसा नहीं है ना कि भाई मैंने तेरे को भी फिल्टर कर दिया तो मैं फिर से फिल्टर नहीं करूंगा। इसका काम है कॉन्स्टेंटली काम करते रहना, जब से आप जिंदा हुए तब से जब तक आप मरेंगे तब तक, ठीक है। तो ऐसे केस में 800 से 1000 लीटर, इवन 1400 लीटर तक ये ब्लड को फिल्टर करता है एक दिन में। और अगर मैं बोलूं कि उसका मतलब, अगर मैं बोलूं एक किडनी के अंदर 1000 लीटर तक फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, उसमें से अगर मैं बोलता हूं कि 90% भी आपका पीसीटी जो है वो रीअब्सॉर्ब कर देता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, अगर मैं 1000 लीटर यूरिन फिल्ट्रेट मान के चलता हूं तो इसका 90% क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 900 लीटर्स जो होगा वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा कि इसका 10% भी कितना ज्यादा होगा जो यूरिन बन सकता है? अगर इसका 10% भी देखा जाए तो दिन में करीब करीब आपको 100 लीटर्स यूरिन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 100 लीटर्स यूरिन करना पड़ेगा अगर ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाए, या फिर अगर लूप ऑफ हेनल प्रेजेंट ना हो। अब ये जो 100 लीटर्स ऑफ यूरिन प्रोडक्शन है, ये बॉडी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। यू कैन नॉट ड्रिंक 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, यू कैन नॉट मिक्सचुरेट और यू कैन नॉट रिमूव 100 लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इन अ डे, ठीक है। तो ऐसे केस में इस 100 लीटर को कम करते करते 800 ml से लेके 1 लीटर तक करने का काम जिसका होता है, इस यू शेप्ड ट्यूब का होता है। तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं, we can say that it helps in the volume reduction of the urine, ये यूरिन का वॉल्यूम रिड्यूस कर सकता है। काफी सारी बुक्स में इसका एक और अल्टरनेटिव फंक्शन है जो कि इससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इट increases the concentration of urine, it increases the concentration of urine so that less water is lost, less water is lost, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर यूरिन डाइल्यूट होगा तो ऐसे केस में डेफिनेटली आप ज्यादा पानी लूज करेंगे। अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा तो आप डेफिनेटली कम पानी लूज करेंगे। तो इसका यही काम होता है, इट कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन, ठीक है। अब ऐसे केस में भगवान ने बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, हाई एंड प्रोसेस लगाया है इसके अंदर, ठीक है। आप भी सुन के बहुत हैरान होंगे कि किस प्रकार से एक ही ट्यूब के दो हिस्से अलग अलग प्रकार से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अज्यूम करते हैं कि हमारा एक नॉर्मल मेडुलरी नेफ्रॉन है, मेडुलरी नेफ्रॉन याद है जो मेडुला तक नीचे जाता है, ठीक है, जो कि मेन वाटर कंजर्वेशन का काम करता है। उन्हीं के अंदर लूप ऑफ हेनल रिलेटिवली वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम ये सारा का सारा पार्ट जो है ये मेडुला है। कौन सा मेडुला? रीनल मेडुला है। रीनल मेडुला मतलब किडनी के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ऐसे केस में as you go down into the medulla, what happens is as you go down the concentration increases. concentration क्या होती है बाहर concentration बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। whereas as you go up into the cortical region, जब आप वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो concentration है वो कम हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ऐसे केस में भगवान ने बहुत ही A1 तरह का सिस्टम लगा के दिया है डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के अंदर। अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने ये कहा कि भैया ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होगी
ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होगी इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर, सिर्फ वाटर ही इसकी दीवार को पार कर पाएगा, ठीक है। सो ऐसे केस में अगर हम बोले द डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल टू वाटर, ठीक है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब रहेगी, ऊपर जाने वाली आर्म रहेगी, इट इज ओनली व्हाट वी से द ascending limb is only permeable to sodium and potassium ions, ठीक है बेटा। अब ये प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू इसको काम करना है और इसको वॉल्यूम कम करना है। नाउ लिसन व्हाट हैपेंस। अब सपोज पीसीटी से यहां से फिल्ट्रेट आया, ठीक है, पीसीटी ने जितना एब्जॉर्ब करना था कर लिया, अब फिल्ट्रेट यहां तक आया। अब इस फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? यूरिया बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वाटर काफी ज्यादा होगा, एंड सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस काफी ज्यादा अमाउंट में होंगे। डेफिनेटली यस, क्योंकि हर एक चीज पीसीटी में नहीं एब्जॉर्ब की जा सकती, राइट। सो ऐसे केस में एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन इनटू द ट्यूब, क्या हो रहा है? बाहर की कंडीशन हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। सो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर? वाटर की टेंडेंसी होती है इट मूव्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो ऐसे केस में क्या होगा? जब ये सॉल्यूशन नीचे की तरफ जाएगा, जब ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज दिस ट्यूब इज ओनली परमिएबल टू वाटर, क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? इन द नियर बाय ब्लड वेसल। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लूप ऑफ हेनल के पास में ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है, जिसको कहा जाता है बेटा वासा रेक्टा। क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा कहा जाता है। तो वो वाटर जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलकर सीधा वासा रेक्टा में चले जाते हैं, राइट। सो एक और बार ध्यान से सुनिएगा, जो फिल्ट्रेट पीसीटी से आया, दैट फिल्ट्रेट इज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिया, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ सोडियम। नाउ द रूल सेज कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर। तो एज द फिल्ट्रेट मूव्स डाउन इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब, वाटर की टेंडेंसी रहेगी बाहर आने की, बिकॉज एज वी गो डीपर इनटू द मेडुला द कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ऐसे केस में बाय दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? द यूरिन और द फिल्ट्रेट इज एट इट्स मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, ठीक है। अभी हम 10th क्लास में हैं, तो ऐसे केस में नंबर्स में डील नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन तक ये रीच कर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? नाउ इट मूव्स ऑन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसको कहां जाना पड़ेगा? असेंडिंग लिम्ब में जाना पड़ेगा। एंड असेंडिंग लिम्ब के लिए मैंने क्या रूल बताया कि जो असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल टू सोडियम पोटेशियम आयंस, या फिर सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो क्या होगा? जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम में भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। वाई? बिकॉज वाटर बहुत कम हो गया, वाटर हैज बीन लॉस्ट। किसी चीज को अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, आप क्या करोगे? आप उसमें से वाटर निकाल दोगे। तो जैसे जैसे वाटर निकल गया, यहां तक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गया यूरिन का। लेकिन एज वी गो अप इनटू द लिम्ब, what is going to happen? बाहर का concentration क्या हो रहा है? कम हो रहा है। So in order to maintain the equality of concentration, क्या होगा? In order to maintain the equality of concentration, क्या होगा? The salts, the sodium and potassium ions are going to move out of the ascending limb. क्या होगा? जो सोडियम आयंस होंगे या पोटेशियम आयंस होंगे, ये बाहर की तरफ मूव करेंगे। और बाहर कहां जाएंगे? ब्लड सप्लाई में ही जाएंगे। कौन सी ब्लड सप्लाई? वासा रेक्टा के अंदर जाएंगे, ठीक है। सो एज वी मूव अप इनटू दिस लिम्ब, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर रिटर्न्ड टू दी ब्लड। अब ध्यान से लॉजिक लगाओ, फिल्ट्रेट के अंदर क्या था? वाटर। हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है कि नहीं है वाटर? डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। तो वाटर वापस ब्लड में चला गया, तो हमारी बॉडी ने वाटर कंजर्व कर लिया। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम आयंस भी रिक्वायर्ड है, तो क्या हुआ? असेंडिंग लिम्ब के अंदर सोडियम पोटेशियम आयंस भी बॉडी ने रीअब्सॉर्ब कर लिए। अब ऐसे केस में जो फिल्ट्रेट यहां से निकला, जो फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनल से बाहर निकला, दैट फिल्ट्रेट के हैज अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया तो हाई है, लेकिन
पानी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस एंड द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन इज ऑल्सो वेरी लेस। तो इसका सरल सा मतलब क्या हुआ? इसका सरल मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी ने ज्यादा से ज्यादा यूरिया रिमूव किया कम से कम वाटर एंड सॉल्ट को लूज करते हुए। अब बॉडी मैनेजेस टू कंजर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस एंड ऑन द सेम हैंड रिमूव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, राइट। तो ये लूप ऑफ हेनल दिखने में तो मात्र एक यू शेप ट्यूब है, लेकिन भगवान की बनाई हुई सबसे तगड़ी मास्टर प्लान है, मास्टर चीज है ये इनसाइड द नेफ्रॉन, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना एकदम प्रिस्टीन पीस ऑफ आर्ट, दैट इज द लूप ऑफ हेनल। ओके बेटा, सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फिल्ट्रेट दैट एंटर्स इज हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट। As it moves down, the concentration outside increases. What is going to happen? The water is going to come out with the help of osmosis. Why? Because the water has a tendency to move from dilute to concentrated solution. ठीक है, और उसके बाद नीचे तक जाता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाएगा। यूरिया भी बहुत ज्यादा, सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर लॉस्ट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द फिल्ट्रेट व्हिच इज रीचिंग here, which is almost urine, जो कि almost urine ही है, that filtrate is having a higher amount of urea but lower amount of water and sodium and potassium. So I hope आपने इसकी दोनों स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर लिया होगा अपने दिमाग में समझ के कि भैया नंबर 1 इसने वॉल्यूम ऑफ वाटर यूरिन को भी कम कर दिया, और दूसरा इसने यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिया रिमूव किया जा सके कम से कम वाटर लॉस के साथ। ठीक है बेटा, सो दैट इज द रोल ऑफ लूप ऑफ हेनल। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक्स हैं। काफी सारे बच्चे जिन्होंने जेनेसिस फैमिली को न्यूली ज्वाइन किया होगा, अक्सर बायोलॉजी से बहुत डरते डरते आते हैं कि शायद से ये सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्रैमिंग करनी पड़े, लेकिन नहीं बेटा, ये कंप्लीटली लॉजिकल सब्जेक्ट है। वही डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जैसे फंडे इतने बड़े बड़े ऑर्गन्स को चला रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं लोग डरते क्यों है सब्जेक्ट से, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, पहले पहले मुझे भी बहुत डर लगता था। इट वॉज जस्ट मुझे एक अच्छा टीचर मिल गया था अपने टाइम पे, राइट। मेरे को आई वोंट नेम दैट टीचर, बट डेफिनेटली यस, जब मैं तुम्हारी एज का था मेरे अंदर भी बायोलॉजी का बहुत बड़ा डर था, बहुत ही बड़ा डर था। लेकिन एक टीचर ही होता है बेटा जो कि आपके मन से एक सब्जेक्ट का डर निकाल सकता है, आपके मन में एक सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट और उसके लिए हार्ड वर्क करने का जज्बा डेवलप कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर इन अ चाइल्ड्स लाइफ। ओके, सो लूप ऑफ हेनल को हमने कवर कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऐसा लगता है कि आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को डन कर लेंगे, ऑलमोस्ट नेफ्रॉन को तो खत्म कर ही देंगे आज। उसके बाद हम कुछ एक्सेसरी टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, अब कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ट्विस्टेड, ट्यूब्यूल का मतलब पतली पाइप, डिस्टल का मतलब दूर। ठीक है, दूर क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद पीसीटी, तो पीसीटी तो मेलपीजियन कैप्सूल के बहुत पास है, तो इट इज प्रॉक्सिमल, वेयर एज मेलपीजियन कैप्सूल से काफी दूर पड़ता है डीसीटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्टल, दूर वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो तो अगर आपके हाथों के जॉइंट्स होते हैं ना, प्रॉक्सिमल डिस्टल वर्ड अक्सर बॉडी में हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरी एक फिंगर है, फिंगर के अंदर कुछ जॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला जॉइंट जो कि दूर है, एक्सट्रीम पे है, इसको कहा जाएगा डिस्टल जॉइंट। ठीक है, ये वाला जॉइंट एकदम पास है, ये वाला जो कि आपके ये जॉइंट कहते हैं। ठीक है, दिस जॉइंट इज पास में, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल जॉइंट, और ये बीच में जॉइंट होता है, इसको कहते हैं मीडियन जॉइंट। ठीक है, बीच वाला जॉइंट, राइट। सो बॉडी में हर जगह यूज किया जाता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल पास में, डिस्टल दूर में। ठीक है, सो चलिए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है इसके अंदर भी काफी सारी चीजें रीअब्सॉर्ब की जाती हैं, इसके अंदर से काफी चीजें रीअब्सॉर्ब की जाती है, लेकिन वो उसका प्राइमरी टास्क नहीं है। प्राइमरी टास्क रीअब्सॉर्प्शन का किसका था? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का था, पीसीटी का था। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो प्राइमरी टास्क है, प्राइमरी टास्क इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या है बेटा? ट्यूबुलर सिक्रीशन इसका प्राइमरी काम है। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम सबको अपने दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन बेसिकली इट इज द फोर्सफुल इफ्लक्स ऑफ सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द ब्लड व्हिच वर नॉट टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग दी अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो नॉर्मल हमारे नॉर्मल ब्लड के लिए होता है, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जो कि ना चाहते हुए हमारे ब्लड में रहती हैं। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर ट्रैवल करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा सर दर्द हो रहा था, तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, डिस्प्रिन की गोली खाई, राइट। अब डिस्प्रिन जो है वो एक तरह का मेडिसिन है, ड्रग है। वो मेडिसिन क्या होती है, वो मैंने जब कंज्यूम करी मेरे एब्डोमेन में गई और मेरे एब्डोमेन से वो रीअब्सॉर्ब हो गई हमारे हम एब्सॉर्ब हो गई इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो ब्लड स्ट्रीम में वो मेडिसिन घूम रही है पूरी बॉडी के अंदर। अब एक बात बताओ, क्या ये जो बोमन्स कैप्सूल है या फिर ये ग्लोमेरुलस है, क्या ये मेडिसिन को फिल्टर करने के लिए बना है? नहीं। ठीक है, कभी कभी आप क्या करते हैं, आप किसी तरह का फूड डाई कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई लोग होते हैं विटामिन के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये सब चीजें यहां पर टेकन केयर ऑफ नहीं होती, यहां पर इन चीजों को रिमूव करना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गई, या फिर किसी भी और तरह का एंटिटी, फूड कलरिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये अक्सर बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट की होती हैं, और अगर कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल बड़ा है तो वो कभी फिल्ट्रेशन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ड्रग्स या मेडिसिन फिल्टर नहीं हो पाते, उनको धक्के से यूरिन के अंदर पुट किया जाता है इन दी डीसीटी। ठीक है, सो डीसीटी हम क्या कहेंगे, डीसीटी के अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन का एक सरल सा मतलब क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन का सरल मतलब क्या है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर यूज ऑफ एटीपी होगा। एटीपी बोले तो एनर्जी, क्योंकि आपने अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करना है, आपने विद ग्रेडियंट काम नहीं करना। अब आपको धक्के से चीजों को बाहर भेजना पड़ेगा इनटू द यूरिन। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच सम केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा आर सिक्रीटेड इन दी यूरिन। ठीक है, इफ दे आर इन एक्सेस, अगर ये बहुत आयत में प्रेजेंट है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सब चीजें जो होती हैं इनको रिमूव करना भी जरूरी है। कभी आपने ये सोचा, अक्सर डॉक्टर जो मेडिसिन आपको प्रोवाइड करता है वो मेडिसिन दिन में 2 बार या दिन में 3 बार खाने को क्यों कही जाती है? क्योंकि होगा क्या, फॉर एग्जांपल किसी को बुखार हुआ, ठीक है, उसने सिंपल सी पैरासीटामोल टैबलेट कंज्यूम कर ली। पैरासीटामोल पता है ना, नॉर्मल बुखार की टैबलेट होती है। इट्स एन एंटीपायरेटिक मतलब बुखार कम करने वाली। ठीक है, सो पैरासीटामोल उसने कंज्यूम कर ली। अब पैरासीटामोल कंज्यूम करेगा तो पैरासीटामोल सॉल्ट क्या होगा, वो उसके ब्लड में घूम रहा है, राइट, वो पैरासीटामोल ब्लड में घूम रहा है, और होगा क्या, टाइम के साथ साथ हमारी किडनीज उस पैरासीटामोल को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल देगी। ड्रग का अमाउंट कम होगा तो ड्रग का इफेक्ट कम होगा, तो ऐसे केस में बुखार वापस आ सकता है। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है कि दिन में 2 बार टैबलेट कंज्यूम करो। 2 बार टैबलेट कंज्यूम करने से क्या होगा, आधे दिन में जब टैबलेट को रिमूव किया किडनीज ने, तो आपने एक और टैबलेट कंज्यूम कर ली ऊपर से, सो दैट वो जो ड्रग का लेवल है आपके ब्लड में कांस्टेंट रहे, आपके ब्लड में मेंटेन रहे, और वो मेडिसिन आपके बॉडी में काम करती रहे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अक्सर इस रास्ते विद द हेल्प ऑफ डीसीटी काफी सारे ऐसे
इलीगल या फिर हम कहते हैं कि कुछ नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या ड्रग्स का भी पता लगता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर हमने प्रूव करना है दैट दे आर ड्रग एडिक्ट्स, या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं जो कि अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, अपनी फील्ड के अंदर पावर को बढ़ाने के लिए वो कुछ इलीगल मेड्स या ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे केस में यूरिन का एक छोटा सा सैंपल डॉक्टर्स के सामने एकदम क्लियर कर देता है कि क्या किसी प्लेयर ने या किसी इंसान ने ड्रग कंज्यूम की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का मेडिसिन या ड्रग कंज्यूम करेंगे, इफ यू कंज्यूम एनी टाइप ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, वो डेफिनेटली आपके यूरिन में आएगा, बिकॉज वो डीसीटी के रास्ते रिमूव किया जा रहा है बॉडी से, ठीक है। सो ऐसे केस में जो डीसीटी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफी चीजें रिमूव हो जाती हैं बाय द एंड ऑफ डीसीटी, ठीक है। सो यहां पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ डीसीटी यूरिन दैट हैज टू बी expelled out of body is ready. This urine is now sent to the कौन सी डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज दी जाती है। अब ऐसे केस में एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपने यूरिन को पुट करते हैं एंड इवेंचुअली ये सारी पतली पतली कलेक्टिंग डक्ट्स क्यूमुलेट होती हैं जाके इनटू माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, पढ़ने की जरूरत नहीं है, +1 में पढ़ेंगे, ठीक है, माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस एंड फाइनली ऑल ऑफ दैट यूरिन कलेक्ट्स इनटू द रीजन जिसको कहा जाता है रीनल पेल्विक रीजन। रीनल पेल्विक रीजन याद है ना, ये वाला रीजन जहां पर सारी की सारी डक्ट्स खुलती हैं, सारा यूरिन यहां पर इकट्ठा होता है, फिर इस रीजन से आपकी जो यूरेटर्स होती हैं वो शुरू होती हैं। द यूरेटर्स आर गोइंग टू कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विक रीजन, ठीक है, और इवेंचुअली उस यूरिन को कहां ले जाया जाएगा, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बेटा। सो आई होप आपने नेफ्रॉन को समझ लिया है। चलिए अब हम यूरिनरी ब्लैडर को समझ लेते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, किस काम आता है और क्या इसके अंदर यूरिन को ज्यादा देर रोकना अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए उसको स्टडी करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें तो होता क्या है, एट द एंड ऑफ ठीक है। सो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट एक थैली है, ठीक है, क्या है, एक पाउच है, एक थैली है। राइट, सो चलिए कोई बात नहीं। अब बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक मस्कुलर पाउच है। ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक मस्कुलर पाउच होता है प्रेजेंट एट द लोअर एब्डोमिनल रीजन, जहां पर आपकी ये कमर की हड्डी होती है ना बेटा, ठीक इसी लेवल पे सेंटर की तरफ नीचे, ठीक है, एक पाउच होता है, इसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये यूरिन को स्टोर करने के काम आता है, राइट। अगर यूरिनरी ब्लैडर ना होता तो बेटा किडनी ने तो हमेशा काम करते रहना है, किडनी ने यूरिन बनाते रहना है, वो यूरिन लीक होता रहता है और आपको डायपर पहननी पड़ती है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। वैसे सुनने में बहुत बार फनी लगता है कि यार वो देख वो बंदा एडल्ट डायपर पहन के घूम रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स वेरी टॉर्चरस। काफी लोगों में ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस, मे बी ड्यू टू कैंसर्स, मे बी ड्यू टू डैमेजेस और ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिजीज, कभी कभी क्या करना पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, सर्जिकली यूरिनरी ब्लैडर को हटा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर लाइफ टाइम डायपर्स
एंड कैथेटर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, नहीं तो वो ऑब्वियसली जहां पे सोएंगे वहां पे वेट कर देंगे, इवेंचुअली कपड़े वेट हो जाएंगे एंड इवेंचुअली इट्स नॉट इवन हाइजीनिक कि आपके कपड़ों में यूरिन बार बार गिरता रहे, ठीक है। तो ऐसे केस में उनको डिपेंडेंट रहना है कैथेटर्स में। कैथेटर क्या होता है बता देते हैं बेटा। अक्सर हॉस्पिटल में जाओगे तो लोगों के बेड के पास में एक थैली लटकी होती है प्लास्टिक की, ठीक है। वो प्लास्टिक की थैली को कहते हैं हम यूरिनरी कैथेटर, राइट। कैथेटर बेसिकली वो प्लास्टिक की थैली से जुड़ी पाइप है जिसको विद द हेल्प ऑफ अ लुब्रिकेटिंग क्रीम यूरिथ्रा या फिर यूरिन के रास्ते से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, ऊपर तक। और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो पाइप होती है वो यूरिन को कलेक्ट करके प्लास्टिक के बैग में कलेक्ट करती रहती है। नाउ द पेशेंट हैज टू डू व्हाट, पेशेंट को टाइमली जाके जब यूरिनरी कैथेटर जो होता है वो भर जाता है तो उसको पीरियोडिकली जाके एम्प्टी करते रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा जिसे हम कहते हैं टॉर्चरस सा ही एक्सपीरियंस माना जाता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है आपकी बॉडी के अंदर यूरिन को स्टोर करेगा। नाउ इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स नॉर्मली इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी एंड डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर ये भर जाए तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी कर सकता है खुद को, ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स अक्सर बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं तो उनमें डिस्टेंसिबिलिटी कम होती है। जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं ये यूजुअली थोड़े फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर अगर भर जाए तो ऐसे केस में ये थोड़ा डिस्टेंड कर सकता है, थोड़ा फैल सकता है जिसको हम कह सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा क्या होता है, यहां पर दो यूरेटर्स ज्वाइन करती हैं जो कि हर एक यूरेटर किडनी से आती है, ठीक है। सो ऐसे केस में दिस पार्ट, दीज आर द यूरिनरी ट्यूब्स या फिर यूरेटर्स भी बोलते हैं। मेरे को आदत है यूरिनरी ट्यूब्स लिखने की, ठीक है। तो चलिए यूरेटर्स। और इसके अलावा जो इसकी आउटलेट होती है, दिस आउटलेट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। क्या कहते हैं बेटा, यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। अब यूरिथ्रा से ठीक पहले एक दरवाजा होता है। देखिए हम सब यूरिनरी ब्लैडर अगर फिल होने लगे तो हम सबको अर्ज टू यूरिनेट आएगा। अक्सर जब यूरिनरी ब्लैडर 30% भी भर जाता है, 30% मतलब नॉर्मली इसकी कैपेसिटी जो होती है यूजुअली मैक्सिमम कैपेसिटी 600 ml की होती है, 600 मिलीलीटर की कैपेसिटी होती है। अक्सर जब आप 200 ml प्लस हो जाते हैं, ठीक है, 200 ml या उससे थोड़ा ज्यादा होता है, वी गेट एन अर्ज टू यूरिनेट। 280-300 ml के बाद द अर्ज बिकम्स स्ट्रॉन्गर। 400 to 500 इज वेरी पेनफुल और अक्सर 600 ml तक यूरिनरी ब्लैडर नहीं भरता, ठीक है। तो ऐसे केस में व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब होता क्या है, जब तक आपका यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है तब तक यहां पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब आप सबको पता है, यहां पर एक स्केलेटल मसल्स का स्फिंक्टर होता है, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो कि बंद रहता है और यूरिन को पास होने से रोकता है, ठीक है। वो बंद रहेगा, स्फिंक्टर बंद रहेगा, वो वाल्व बंद रहेगा, ठीक है, ताकि यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही पड़ा रहे। नाउ वंस यू गो इनटू द वॉशरूम, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से विद आवर विल हम उस स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं। वो स्फिंक्टर जब रिलैक्स हो जाएगा तो अंदर से यूरिन पास होने लगेगा और यूरिथ्रा के रास्ते यूरिन शरीर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली दो स्फिंक्टर होता है, एक इनवॉलंटरी होता है, एक वॉलंटरी होता है, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है वॉलंटरी स्फिंक्टर, ठीक है। ये स्फिंक्टर बेसिकली यूरिन को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें यूरिथ्रा की, तो यूरिथ्रा की लेंथ, द लेंथ ऑफ यूरिथ्रा is different in males and females, ठीक है। मतलब मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत डिफरेंट होती है। नाउ इन केस ऑफ फीमेल्स द लेंथ ऑफ यूरिथ्रा इज यूजुअली 4 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 3, 4, 5 सेंटीमीटर के आसपास यूरिथ्रा की लेंथ होती है। क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या है, फीमेल्स के अंदर द यूरिनरी पाथवे इज डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पाथवे, ठीक है। एट द लोअर एंड ऑफ द फीमेल बॉडी देयर आर एक्चुअली 3 ओपनिंग्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड डेफिकेशन, दैट इज द एनल ओपनिंग। इसके अलावा बर्थ कैनाल जिसको वेजाइनल ओपनिंग कहा जाता है, एंड द थर्ड ओपनिंग इज ऑफ द यूरिन जिसको यूरिनल ओरिफिस कहा जाता है और वो यूरिथ्रा से जुड़ी होती है।
सो टेक्निकली फीमेल्स के अंदर वो यूरिनरी यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो मात्र 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन मेल्स के अंदर बिकॉज देयर इज द पिनाइल स्ट्रक्चर जिसको पीनस कहा जाता है, और इसके अलावा देयर आर बेसिकली रिप्रोडक्टिव पाथवे इज कॉमन विद द यूरिनल पाथवे, एंड देयरफॉर मेल्स के अंदर जो यूरिथ्रा की लेंथ होती है, ठीक है, इन केस ऑफ मेल्स the length of urethra is usually 25 centimeter approx. ठीक है, मेल्स के अंदर जो यूरिथ्रा की लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है, बिकॉज द ट्यूब इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, काफी लंबा रास्ता है, ठीक है, रास्ते में 2-4 ग्लैंड्स भी आते हैं मेल्स के अंदर, तो ठीक है, प्रोस्टेट आएगा, सेमाइनल वेसिकल आएगा, कॉपर्स ग्लैंड आएगा, उसके बाद फर्दर बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में मेल्स के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ, ओके बेटा। सो दैट इज अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो डेफिनेटली आपके साथ स्टडी करूंगा कुछ कॉमन डिजीजेस जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हो सकती हैं, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, चाहे वो कुछ मेजर हो, ठीक है, और कुछ कंडीशंस ऐसी भी पड़ेंगे जिसकी वजह से या तो यूरिन स्टॉप हो सकता है या तो यूरिन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, और वो बेसिकली कहा जाता है द फंडा ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, तो उसको भी हम डेफिनेटली स्टडी करेंगे, और उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को हम बोल देंगे बड़ा सा गुड बाय। उसके बाद पूरे साल हमने इस चीज को सिर्फ रिवाइज ही करना है। सो गाइज, this is it for today. I'll see you in the next lecture where we'll study all of the rest over topics. Then we'll definitely give a separate class to study all the experimental setups which have been taught in this chapter of life processes, चाहे वो nutrition से associated हो, चाहे वो circulation से associated हो, चाहे वो excretion से associated हो, हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को भी डेफिनेटली स्टडी करेंगे। वी विल कीप नो स्टोन अनटर्न्ड, हम कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि भैया कहीं से हमको क्वेश्चन आ जाए और हमने उस चीज को कवर ना किया हो। इतनी परफेक्शन से, इतने प्यार से और इतनी सहजता से इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बेटा आपको जेनेसिस में ही पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज जितनी मेहनत टीचर्स की लगती है आप भी उतनी मेहनत करिए, तभी आपकी लाइफ में मैक्सिमम रिजल्ट आ पाएगा। आपसे एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स को कवर करते हैं आप भी ठीक वैसे वैसे ही इन टॉपिक्स को कवर करते रहिएगा, क्योंकि बेटा एट द एंड ऑफ द डे उससे फायदा आपको है, ठीक है। आपके कल की डेट में बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे तो बेटा मेरे से ज्यादा खुश और कौन होगा बताइए। अगर कल की डेट में आप मेडिकल फील्ड चूज करते हैं, यू बिकम वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर समडे, ठीक है, आप दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, न्यूरोसर्जन बन जाते हैं, ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बन जाते हैं, और दुनिया आपको जानने लगे, तो बेटा मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, बिकॉज आई विल बी वेरी ग्रेटफुल जस्ट बाय थिंकिंग कि मैंने आपको इतना सक्सेसफुल बनाने में एक छोटा सा रोल प्ले किया है। सो आई होप आप मेरी बातों को समझें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। दिस इज आदित्य, योर बायोलॉजी मेंटर एट जेनेसिस एडवोकेट्स।